इस डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास 16वीं सदी के कर्नाटक संगीत के एक बहुत ही अहम विद्वान हैं पुंडरीक विट्ठल जी। और उनके कामों से जुड़े कुछ स्रोत हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे भी संगीत सिद्धांत में उनका असल योगदान क्या था इन स्रोतों के आधार पर। बिल्कुल, काफी दिलचस्प काम है उनका। हाँ, तो हमें पता चला है इनके 4 मुख्य ग्रंथों के बारे में। एक है सुधराग चंद्रोदय, फिर रागमाला, रागमंजरी और एक है नर्तन निर्णय। जी, ये बीकानेर लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं जहां तक हमें पता है। अच्छा, और ये नर्तन निर्णय तो खैर नाम से ही लग रहा है नृत्य पर होगा। हाँ, वो नृत्य कला से जुड़ा है, पर बाकी 3 जो हैं सुधराग चंद्रोदय, रागमाला और रागमंजरी उस संगीत खासकर रागों और सिद्धांत पर ही हैं। तो चलिए इन्हीं पर फोकस करते हैं। सुधराग चंद्रोदय और रागमाला, इनमें क्या खास बात है? देखिए, दोनों में एक बहुत ही बुनियादी और अहम बात है, 22 श्रुतियों पर स्वरों को स्थापित करना। श्रुति मतलब संगीत की सबसे छोटी आवाज की इकाई, है ना? बिल्कुल, और सिर्फ स्थापित ही नहीं किया बल्कि ये भी बताया कि वीणा के तार कैसे मिलाएं, पर्दे कहाँ रखें। अच्छा, तो ये तो प्रैक्टिकल म्यूजिक के लिए बहुत जरूरी रहा होगा, वादकों के लिए। हाँ बिल्कुल, एक तरह का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन कह सकते हैं। और सद्राग चंद्रोदय में उन्होंने 16 थाट भी दिए हैं। 16 थाट, और उनमें रागों को बांटा है? जी, 16 थाटों के तहत 58 रागों का वर्गीकरण मिलता है। थाट यानी आप समझ लीजिए रागों को क्लासिफाई करने का एक ढांचा, स्वरों के आधार पर। और रागमाला में क्या उसमें भी यही बात है? हाँ। स्वरों की जगह मतलब स्वर स्थान तो वही है, हाँ। लेकिन एक छोटा सा फर्क है। उन्होंने विकृत स्वरों के जो नाम होते हैं उनकी जगह एक गतिक नी, द्विगतिक नी ऐसे नाम इस्तेमाल किए। एक गतिक, द्विगतिक, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ हर गति का मतलब एक श्रुति से था। अच्छा, तो जैसे द्विगतिक नी मतलब वो निषाद जो अपने जगह से 2 श्रुति ऊपर है। ये शायद स्वर की बिल्कुल सटीक ऊंचाई बताने का एक और तरीका था। अच्छा, ये तो काफी सूक्ष्म विश्लेषण है। मतलब वो सिर्फ 7 सुर नहीं बल्कि उन 22 श्रुतियों पर बहुत ध्यान दे रहे थे। बिल्कुल। और फिर रागमाला में ही राग को समझने के लिए जो जरूरी पारिभाषिक शब्दावली होती है, जैसे वादी, संवादी। हाँ, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, ग्रह, अंश, न्यास, इन सब की परिभाषाएं भी दी। ये राग के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत बुनियादी चीजें हैं। सही कहा। अच्छा, इसी रागमाला में रागों को बांटने का एक और तरीका भी था शायद, कुछ अलग सा। हाँ, वो काफी अनोखा वर्गीकरण है। उन्होंने रागों को 3 वर्गों में बांटा, पुरुष राग, स्त्री राग और पुत्र राग। पुरुष, स्त्री और पुत्र, ये कैसे? 6 पुरुष राग माने गए। फिर हर पुरुष राग की 5 पत्नियां यानी स्त्री राग या रागनियां। ओके। और फिर हर पुरुष राग के 5 पुत्र राग भी। वाह, ये तो बड़ा मतलब एक तरह से परिवार बना दिया रागों का। हाँ, कह सकते हैं। और सिर्फ नाम नहीं, स्रोत बताते हैं कि इन रागों के स्वरूप की कल्पना भी की गई थी, जैसे उनकी कोई तस्वीर या ध्यान मूर्ति हो। अच्छा, विजुअलाइज किया रागों को। और उनके गाने बजाने का समय भी बताया? जी, गायन समय का भी जिक्र है। तो ये दिखाता है कि संगीत सिर्फ तकनीक नहीं था बल्कि उसमें भावनाएं, कल्पना, समय सब कुछ जुड़ा था। ये तो वाकई दिलचस्प है। अब आते हैं तीसरे ग्रंथ पर, रागमंजरी। इसमें क्या अलग था? क्या फिर से वर्गीकरण बदला? हाँ, रागमंजरी में स्वर स्थान तो रागमाला जैसे ही रखे गए, पर वर्गीकरण बदल गया। यहाँ उन्होंने 20 थाटों का इस्तेमाल किया रागों को बांटने के लिए। पहले 16 फिर 20, ऐसा क्यों? कोई अंदाजा? कहना मुश्किल है। हो सकता है वो अपने समय के संगीत प्रणालियों को या शायद उत्तर और दक्षिण के संगीत के बीच कुछ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि ये उनके अपने विचारों का विकास हो। ये सोचने वाली बात है। और इसी रागम मंजरी में कुछ बाहरी प्रभाव की भी बात है, फारसी रागों की। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। ग्रंथ के आखिर में कुछ फारसी रागों का जिक्र मिलता है। जैसे कौन कौन से? जैसे हुसैनी, यमन, सरपर्दा, बाखरेज, हिजाज, उशाक। स्रोत कहते हैं कि इन्हें यवनों यानी उस समय के पश्चिमोत्तर से आए लोगों ने हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित किया था। तो ये उस वक्त के कल्चरल एक्सचेंज का सबूत है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संगीत की दुनिया कितनी खुली हुई थी, कैसे विचार और धुनें एक जगह से दूसरी जगह जा रही थीं। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपना जो शुद्ध थाट माना वो दक्षिण भारतीय संगीत का शुद्ध थाट यानी मुखारी या कनकांगी के आसपास का था। अच्छा,
तो मतलब उन्होंने दक्षिण के सिस्टम को एक तरह से आधार बनाया। हाँ, अपने शुद्ध स्केल के लिए। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, पुंडरीक विठल ने क्या किया? उन्होंने श्रुतियों और स्वरों को संहिताबद्ध किया, एक तरह से कोडिफाई किया। जी। रागों का वर्गीकरण किया और एक नहीं कई तरीकों से राग की खासियतें बताई, वादी, संवादी वगैरह, और बाहरी संगीत के असर को भी माना और दर्ज किया। सही। ये सब 16वीं सदी के विचार थे जिन्होंने यकीनन आगे चलकर भारतीय संगीत की समझ और विकास की नींव रखी। तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है उनके काम से? मुख्य बात यह है कि पुंडरीक विठल एक सेतु की तरह थे संगीत के सिद्धांत और उसके अमल यानी प्रैक्टिस के बीच। उन्होंने संगीत को व्यवस्थित करने की कोशिश की, उसे बांटा, समझाया और साथ ही अपने समय की संगीतिक सच्चाई को, जिसमें दूसरी संस्कृतियों का मेलजोल भी शामिल था, उसे ईमानदारी से दर्ज किया। उनके इस ऐतिहासिक काम को समझना हमें आज के भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ों और उसकी जटिलता को बेहतर ढंग से सराहने में मदद करता है ना? बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि ये विकास कैसे हुआ। चलिए इस डीप डाइव को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। पुंडरीक विठल ने 16वीं सदी में ही फारसी रागों को हिंदुस्तानी संगीत में आते हुए देखा और लिखा। ये उस समय की संगीत परंपराओं के लचीलेपन, उनकी अडैप्टेबिलिटी और दूसरी संस्कृतियों से सीखने की क्षमता के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है?